हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एनोवा। एनोवा का मतलब क्या है, कैसे बनाएंगे और इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। एनोवा का हिंदी होता है प्रसरण विश्लेषण। मतलब प्रसरण विश्लेषण क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले प्रसरण विश्लेषण एक पारचलिक सांख्यिकी विधि है जिसके द्वारा दो से अधिक समूहों के बीच अंतरों की सार्थकता को निर्धारित किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज ए पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड थ्रू विच द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस अमंग मोर देन टू ग्रुप्स इज डिटरमाइंड। इसे हम लोग संक्षेप में एफ टेस्ट भी कहते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीकों से परिभाषित किया है। जैसे डॉक्टर मोहसिन 1985 के अनुसार प्रसरण विश्लेषण कई समूहों के बीच अंतर एक समग्र परीक्षण प्रस्तुत करता है जिनका व्यवहार साथ साथ किया जा सकता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस प्रोवाइड्स ए ब्लैंकेट टेस्ट ऑफ डिफरेंस अमंग द सेवरल ग्रुप्स विच कैन बी अप्लाइड साइमल्टेनियसली। पैटर स्ट्रेटोन एवं निक्की होस्ट 1991 के अनुसार प्रसरण विश्लेषण एक सांख्यिकी कार्यप्रणाली है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि प्राप्तांकों के समूह एक दूसरे से भिन्न हैं या नहीं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज ए स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर टू टेस्ट वेदर ग्रुप ऑफ स्कोर डिफर फ्रॉम ईच अदर। एनोवा का उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इसको समझने के लिए मैंने कुछ नोट कर दिया है, आप लोग इसको नोट कर लें। जैसे पहला पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि प्रसरण विश्लेषण का व्यवहार वहाँ करना चाहिए जहाँ दो से अधिक समूहों के मीन्स के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करनी हो। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रविधि का व्यवहार अंतर की सार्थकता को जांचने के लिए वहाँ करना चाहिए जहाँ विभिन्न उपसमूहों के व्यक्तियों का चयन ऐसे प्रतिदर्श से किया गया है जो परसमान रूप से वितरित जनसंख्या पर आधारित हो। तीसरा पॉइंट है, एनोवा का व्यवहार वहाँ करना चाहिए जहाँ विभिन्न उपसमूहों का विचलन समजातीय हो। चौथा पॉइंट है, इसमें जो भी सैंपल से समूहों का चयन किया गया हो उनका इंडिपेंडेंट होना आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है कि एनोवा का उपयोग दो परिस्थितियों में किया जाता है। पहला है कि सैंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसे वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं। दूसरा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसे टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं। अब सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का उपयोग हम लोग कब और कैसे करेंगे, तो इसका उपयोग केवल एक स्वतंत्र चर के संदर्भ में दो या दो से अधिक समूहों के बीच अंतर की सार्थकता को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि अभी हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। स्टूडेंट को अनियमित रूप से रैंडमली सामाजिक आर्थिक स्थिति मापनी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस स्केल के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे हाई हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, हाई नंबर पे x1 मान लेते हैं, मिडिल को x2 मान लेते हैं और लो को x3 मान लेते हैं। इस तरह से 3 वर्गों में विभाजित किया गया। फिर प्रत्येक समूह के विद्यार्थी को क्रिएटिव एबिलिटी की जांच एक शाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण के आधार पर की गई। तीनों समूह के प्राप्तांक को यहाँ पे हमने टेबल पे दर्शा दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रश्न अब यह है कि तीनों समूह की सृजनात्मक योग्यता में कोई वास्तविक अंतर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहाँ सामाजिक आर्थिक स्थिति का कोई सार्थक प्रभाव विद्यार्थी की सृजनात्मक पर पड़ा है। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको अभी आपको हम ब्लैक बोर्ड पे बताते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने क्या किया, 3 ग्रुप को ले लिया है जिसमें दिया है हाई, मिडिल, लो, ए बी सी 3 ग्रुप है। तीनों ग्रुप को हम लोग मान लिए हैं, ए ग्रुप को x1 माने हैं और बी ग्रुप को x2 और सी ग्रुप को x3। तीनों का स्कोर दिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। तीनों स्कोर को क्या करेंगे, पहले टोटल हम लोग ग्रांड सम मतलब टोटल सम मतलब जितने भी x1 के टोटल को हम लोग ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे जितने भी नंबर हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ x1 में तो सिग्मा x1 इक्वल टू कितना हो गया 54। 54 कहाँ से है, तो टोटल जो नंबर है आपका स्कोर है हाई ग्रुप का, तो उसमें हम लोग टोटल को जोड़ दिए, टोटल जोड़ के हमारा जो नंबर आया वो है 54। इसी तरह से हम लोग मिडिल x2 में जाएंगे जो हमारा बी ग्रुप कहलाता है। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे जैसे कि हम लोग x1 में अपनाए। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसी तरह प्रक्रिया x3 में करेंगे। और तीनों को करने के लिए हम लोग तीनों का स्क्वायर निकालेंगे। जैसे x स्क्वायर तो 7 है, 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा 49। ठीक है, 7 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। उसी तरह से x2 भी निकलेगा और x3 भी निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा x को अलग ऐड करेंगे और सिग्मा x स्क्वायर को अलग ऐड करेंगे। जैसा कि आपने सामने टेबल पे आप देख रही हैं, जैसे सिग्मा x स्क्वायर क्या हो गया कि जितना भी सिग्मा x1 का होल स्क्वायर का टोटल नंबर दिया हुआ है, टोटल नंबर को ऐड करके जो नंबर आएगा 376 वो हमारा x1 स्क्वायर हो गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग x2 स्क्वायर निकालेंगे, जो कि आपने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि x2 स्क्वायर भी ठीक उसी प्रकार निकला है जिस प्रकार x1 स्क्वायर निकला है। और उसी आधार पर x3 स्क्वायर भी निकलेगा कि आपका x3 स्क्वायर 3 दिया है तो x3 होल स्क्वायर क्या निकलेगा 3 3 = 9, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 4 4 = 16। मतलब इस तरह से टोटल जोड़ करके हम लोग कर देंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे सिग्मा x3 होल स्क्वायर का क्या होगा टोटल को जब नंबर ऐड करेंगे तो क्या निकलता है 48 लिख देंगे। ठीक है, ऊपर आप लोग समझ लिए कैसे कैसे निकालना है। अब नीचे स्टेप पे आइए। हमारा आप देख रहे हैं कि तीनों का स्कोर निकल गया है x1 x2 x3। तो हम लोग इसको सिग्मा x कहेंगे। सिग्मा x मतलब हुआ ग्रांड सम, टोटल x का ऐड। तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे और उसका जो आंसर आएगा, जैसे क्या है फर्स्ट में 54 33 18, तीनों को ऐड करके हमारा कितना आया सिग्मा x 105। ठीक उसी प्रकार हम लोग करेंगे ग्रांड सम ऑफ स्क्वायर मतलब सिग्मा x स्क्वायर। तो सिग्मा x स्क्वायर में जितने सारे आपको नीचे ऐड करके आए हैं नंबर, इसको वो सारा आप नीचे भी लिख लेंगे और तीनों को प्लस कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तीनों को प्लस करने के बाद आपका जो स्कोर आता है कितना आता है 376 + 141 + 48 = 565। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को। अब स्टेप 1 जाएंगे, सी निकालेंगे। सी निकालने का सी का मतलब हुआ करेक्शन कि ये सारे स्क्वायर का क्या करेक्शन निकलता है। इसका फार्मूला होता है सिग्मा x का होल स्क्वायर बाय n। तो सिग्मा x कितना आपका निकला है 105 का होल स्क्वायर बाय 24। अब आप ये कहेंगे कि 24 कैसे आया, तो टोटल जो n है आपका, जैसे पहले x1 में कितना n आया है 8 नंबर है, 8 स्कोर आपने लिया 8 नंबर है, तो तीनों में 8 8 है तो तीनों मिला के कितने हो गए 24 हो गए, 8 8 8 24। तो टोटल n हमारा आपका 24 निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे 105 का स्क्वायर आया तो कितना आया आंसर 11025/24 कर देंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर निकलेगा 459.38। ठीक है, स्टेप 2 टोटल सम ऑफ स्क्वायर, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं TSS। इसका फार्मूला है सिग्मा x स्क्वायर माइनस सी। सिग्मा x स्क्वायर कितना निकला है 565 माइनस 459.38 इक्वल टू कितना आंसर आया 105.62। स्टेप 3 बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, इसका शॉर्ट मेथड है BSS। इसका फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, सिग्मा x1 का होल स्क्वायर बाय n प्लस सिग्मा x2 का होल स्क्वायर बाय n प्लस सिग्मा x3 का होल स्क्वायर बाय n माइनस सी। सिग्मा x1 कितना निकला है यहाँ पे देखिए 54 का होल स्क्वायर बाय 8 प्लस
33 का होल स्क्वायर बाय 8 प्लस 18 का होल स्क्वायर बाय 8 माइनस सी का आंसर था 459.38। 54 होल स्क्वायर कितना निकला नीचे ध्यान दीजिए 2916 बाय 8। 33 का होल स्क्वायर है 1089 बाय 8 प्लस 18 का होल स्क्वायर हो गया 324 बाय 8 माइनस 459.38। तीनों को हम लोग प्लस कर दिए, फिर माइनस क्या किए 459.38 में माइनस कर दिए, तो यहाँ आंसर निकला है 81.75। स्टेप 4, विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स WSS का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए TSS माइनस BSS। TSS भी आपका पहले निकल गया है और BSS भी निकल गया है, दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा WSS। तो कितना WSS निकला 23.87। स्टेप 5 में हम यह देखेंगे कि सबसे पहले स्टेप 5 में हम लोग DF निकालेंगे। DF निकालने के लिए F टेबल का प्रयोग करेंगे इसमें हम लोग, जैसे कि आपको पहले ही बताए थे कि एनोवा बनाने के लिए हम लोग F टेबल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम लोग F भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे, इसमें हम लोग एक कॉलम में सम ऑफ वेरिएंस लिखेंगे, दूसरे में DF, तीसरे कॉलम में सम ऑफ स्क्वायर्स लिखेंगे और चौथे में मीन ऑफ स्क्वायर्स या वेरिएंस लिख सकते हैं, और पाँचवें में F लिखेंगे। F इसलिए लिखेंगे जो भी F का आपका आंसर आएगा वो हम उस टेबल पे लिख देंगे, उसका स्कोर, उसका मार्क्स जो होता है आंसर वो F टेबल में लिख देंगे। दूसरा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक P का सिंबल दिया हुआ है। P का मतलब होता है कि सिग्निफिकेंट होने के लिए, जैसे कि आपसे क्वेश्चन कहा गया था क्या कोई वास्तविक अंतर इसमें है या नहीं, तो P हम तब निकालेंगे अगर हमारा इसमें जो भी आंसर हमारा निकलेगा और DF का जो हमारा आंसर निकलेगा उससे हमारा कम होगा, तो इससे हमारा पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो आप पहले ध्यान दीजिए, सम ऑफ वेरिएंस में आपके दो हैं, BSS भी ले लिए और WSS ले लिए और TSS ले लिए। तो सम ऑफ वेरिएंस में पहले BSS का DF निकालेंगे। तो BSS का DF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका DF का फार्मूला होगा K-1। K का अर्थ आप लोग सब जान रहे हैं, जैसे क्या होगा K का समूहों की संख्या, कि आपके ग्रुप में कितने नंबर्स हैं उसकी संख्या को ही हम लोग यहाँ पे K बोलेंगे, मतलब कॉलम भी कह सकते हैं इसको हम लोग, कि कितने कॉलम थे। तो आप देखे थे ABC 3 कॉलम थे, इसलिए यहाँ K का वैल्यू क्या निकल गया 3। 3 माइनस 1 आपका ये फार्मूला है K-1, इसलिए हम लोग 3 - 1 कर दिए इक्वल टू 2। उसके बाद नीचे आपका WSS का DF निकला हुआ है, इसका फार्मूला हुआ N - K। WSS DF का फार्मूला हुआ N - K। N आपका नंबर, जितना नंबर है आपका, तो आपका टोटल नंबर कितना था 24। 24 माइनस 3 कर देंगे तो 21 निकला है। फिर TSS हो गया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर का DF N - 1। 24 - 1 23। आप देख रहे हैं अगर या तो टोटल सम ऑफ, मतलब टोटल जितना भी स्क्वायर का योग है, तो ऐसे भी ऊपर में आपका BSS का 2 दिया हुआ है, WSS का 21, तो टोटल आपका हो गया 23। अगर दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो 23 हो गया, इसका मतलब आपका ठीक जा रहा है DF। अब हम सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो आपको पीछे भी बताए थे कि BSS का आंसर कितना सम ऑफ स्क्वायर निकला था 81.75 और WSS का 23.87, और TSS का जो वैल्यू आपका लिखा हुआ था उसको भी हम टेबल पे सजा देंगे, इसका वैल्यू है 105.62। अब मीन ऑफ स्क्वायर या वेरिएंस निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि सम ऑफ स्क्वायर बाय DF करेंगे। जो सम ऑफ स्क्वायर बाय DF होगा वो हमारा मीन ऑफ स्क्वायर्स या वेरिएंस निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका सम ऑफ स्क्वायर कितना है 81.75 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा मीन ऑफ स्क्वायर्स निकल गया। ठीक उसी प्रकार WSS का भी करेंगे कि WSS का जो सम ऑफ स्क्वायर है बाय DF से कर देंगे और वो हमारा मीन ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। अब हम यहाँ ध्यान दीजिए कि F का फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम लोग लार्जर वेरिएंस बाय स्मॉलर वेरिएंस लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं WSS वेरिएंस ऑफ बिटवीन ग्रुप या वेरिएंस ऑफ विद इन ग्रुप, दोनों तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है लार्जर वेरिएंस बाय स्मॉलर वेरिएंस। तो आप गौर किए होंगे कि मीन ऑफ स्क्वायर्स
में जो लिखा हुआ है तो सबसे लार्जर वेरिएंस कौन सा है? 40.88, तो हमने 40.88 लिख दिया बाय 1.14। दोनों को डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या आ गया? 35.86। तो 35.86 हमारा क्या निकल गया? एफ़ निकल गया। अब ध्यान देना है कि सिग्निफिकेंट के लिए हम लोग एफ़ के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तो इसमें पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डी एफ़ निकालेंगे। डी एफ़ का फुल फॉर्म होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बुक में सबके पास टेबल दिया हुआ होगा, एफ़ टेबल। तो आप क्या करेंगे, पहले अपने टेबल को देखेंगे, उसमें आपका डी एफ़ क्या निकला है? 2 और 21। दोनों डी एफ़ पे आप देखेंगे एफ़ का वैल्यू 0.05 और 0.01 लेवल पर जो उसका मान होगा आप लिख देंगे। जैसे आपका यहाँ पे मान होगा दोनों का 0.05 तथा 0.001 का वैल्यू हम लोग बुक में देखते हैं तो उसका वैल्यू होता है 3.47 तथा 5.75, जबकि आपका एफ़ का मान कितना है? 35.86 है, जो कि 0.01 लेवल से भी अधिक सार्थक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस इन तीनों समूहों की सृजनात्मक योग्यता के बीच में कोई सार्थक अंतर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अस्वीकृत, हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई, अस्वीकृत हो गई। इसलिए निष्कर्ष यह हुआ कि तीनों समूहों की सृजनात्मक योग्यता में वास्तविक अंतर है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका भी कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, जो सार्थक प्रभाव वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा है हमारे ग्रुप, तीनों ग्रुप में। इससे यह पता चलेगा कि हमारा जो एफ़ का वैल्यू 35.86 है तो हमारा ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो हमारा यहाँ क्या पता चला कि हमारा वास्तविक अंतर है, इसलिए हम लोग यहाँ जो है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ठीक है, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।